नमस्कार। ये समय सभी के लिए काफी मुश्किल भरा है। कोविड का असर जिंदगी के हर पहलू पर देखा जा रहा है। साथ ही माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज जो पहले ही संकट से जूझ रहे थे, कोविड की दूसरी वेव ने उनकी परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम जायजा लेंगे अहमदाबाद का। शहर में बड़ी संख्या में एमएसएमईज मौजूद हैं। ये कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनमें खास हैं टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। इस चुनौतीपूर्ण माहौल पर मंथन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नट्टू भाई पटेल, प्रेसिडेंट गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जीसीसीआई। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश आर नावड़िया, प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसजीसीसीआई। आप दोनों का शुक्रिया। आगे चलते हुए हम अहमदाबाद की इंडस्ट्री से आए सुझावों को भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा को शुरू करते हैं। नट्टू भाई, आप मौजूदा माहौल को कैसे देख रहे हैं? आपको लोकल इंडस्ट्री से किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? बेशक इस बार कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, इंडस्ट्री में कामकाज भी हो रहा है, लेकिन कोविड की चपेट में काफी लोग आ गए हैं और काफी घबराहट भी है। आप जैसे देखो तो कोविड-1 के टाइम पे उसका जो नंबर ऑफ पीपल वेर इम्पैक्टेड उसकी मात्रा कम थी। इस बार 10 गुने ज्यादा लोगों को ये इम्पैक्ट कर रहा है और ट्रेड और इंडस्ट्रीज को कुछ पता ही नहीं चलता है कि किस तरह इसको डील करें। वैसे देखो तो एक चैलेंज हो गई कि इस सिनेरियो में हमको किस तरह गवर्नमेंट के पास जाके रजूआत करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमको सपोर्ट दे दिया है कि यू कैन कंटिन्यू योर ऑपरेशन, बट दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। अभी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, टूर्स, ट्रैवल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, ये लोग काफी 1 महीने से बंद है, तो वो लोग के पास, उसके एम्प्लॉइज के पास कोई जो डे टू डे अर्निंग वाले लोग हैं उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो एक बड़ा चैलेंज हो गया है। दिनेश जी, आप बता सकें पिछले साल जो लॉकडाउन था उसके मुकाबले इस बार आप कैसा असर देख रहे हैं, इकोनॉमी पर भी, कारोबार पर भी? अभी 1.5 महीना से रिटेल मार्केट बंद होने के कारण एमएसएमई सेक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट, पाइपलाइन में माल अभी जमा हो रहा है। इसके कारण अभी दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो प्रोडक्शन करता है वो आगे प्रोडक्शन स्टार्ट रखे या न रखे, लेकिन ये टाइम प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम अभी लोगों को आ रहा है एमएसएमई सेक्टर को, कारण कि ये सब प्रोडक्शन स्टार्ट है, सबका गवर्नमेंट का टैक्सेशन बनना है, जीएसटी बनना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो इनफ्लो के सामने आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। नट्टू भाई, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कैसे स्टेप्स की उम्मीद आप करते हैं, राज्य सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी? देखा जाए तो गवर्नमेंट को डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए, आउट ऑफ वे जाके सब लोगों को इतना सपोर्ट देना चाहिए कि आज हमारे जो एम्प्लॉइज है वो इतने डर गए हैं कि वो लोगों को उसकी सर्विस की चिंता है। तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन वेरियस वे, एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट, also they can support in case where हम लोग, कई हमारे मेंबर्स है जिसके बिजनेस अच्छे नहीं चले लास्ट ईयर में, तो उसको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं देखते हुए उसको एड ऑन वर्किंग कैपिटल किया जाए, एड ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाए। ये साल बचना बहुत जरूरी है। दिनेश जी, माइक्रो एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस दौर में, उनके लिए क्या ठोस किया जाना चाहिए? मैं तो ऐसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले साल जो राहत डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में दी गई थी, वैसी रियासत इस साल भी देनी चाहिए। जीएसटी और इनकम टैक्स भरने के लिए टीडीएस और टीएएम्स भरने की अंतिम तारीख में 3 महीने की तक बिना किसी ब्याज का पेनल्टी की राहत मिलनी चाहिए।
राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि बिजली की बिल की फिक्स डिमांड चार्जेस एमएमएसडी उद्योगकारों एवं व्यापारी को एकमों को कम से कम 2 महीने के लिए राहत देनी चाहिए। वही प्रॉपर्टी टैक्स के दरों में भी रियासत देनी चाहिए। नट्टू भाई, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं एमएसएमईज को राहत देने के लिए, उन्हें आप कैसे देखते हैं? इसके तहत 25 करोड़ तक के लोन्स को कवर किया जा रहा है। क्या इस लिमिट को रिविजिट करना चाहिए? क्या इसको बढ़ाना चाहिए? मैं 100% मानता हूं उसको डबल करना चाहिए। 25 करोड़ से 50 करोड़ करना चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ आज के दिन पे इट इज कंसिडर्ड एज ए स्मॉल इंडस्ट्री। नट्टू भाई, स्मॉल बिजनेसेस को राहत देना बेहद जरूरी है, क्योंकि एमएसएमईज पहले स्लोडाउन से गुजर रहे थे, फिर कोविड की मार, फिर उससे उबरने का प्रयास किया, और अब दूसरी वेव ने तो उन्हें पूरा बैकफुट पर डाल दिया है। आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को और ट्रेड एंड गवर्नमेंट को डिसिप्लिन लाने में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने हमको लॉकडाउन नहीं किया, इस बार बहुत अच्छा किया, तो हमको ट्रेड को मदद करना चाहिए। जो सर्विस सेगमेंट है उस लोगों के लिए ज्यादा सहूलियत इस बार दे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम दे तो भी चलेगा। अब समय है कि हम अहमदाबाद के एमएसएमईज से आए प्रश्नों और सुझावों को शामिल करें। सबसे पहले रुख करते हैं तेजस मेहता का, जो तेजस मेटल एंड प्लास्ट प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आज भारत में एमएसएमई सेक्टर, जिसको कि हमारे देश का बैकबोन माना जा रहा है, उसकी आज ये हालत है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफी तेजी आ रही है, जिसमें स्टील, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, ये सभी के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नट्टू भाई, रॉ मटेरियल्स के दामों में इस बेतहाशा बढ़ोतरी पर आप क्या कहेंगे? तो जो लोकल छोटी छोटी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसका वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ने लगा, एंड उसको वो प्राइस से मटेरियल ले तो वो फिनिश गुड्स बेच पाएंगे नहीं नए प्राइस में, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो नया पेंडेमिक आया है तो सब लोग डर गए, तो स्पेंडिंग को इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग ऑफ थर्ड कोविड, तो उसकी वजह से स्पेंडिंग विल बी लेस, और ये नए रॉ मटेरियल के प्राइस की वजह से काफी इम्पैक्ट हो रहा है। तेजस भाई का बात बहुत सही है, हम उसके साथ हैं। गवर्नमेंट शुड कम आउट विथ लेस इंपोर्ट ड्यूटी टिल द मैन्युफैक्चरिंग बेस कैन गेट ए स्ट्रेंथन, तो उससे पहले उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। दिनेश जी, रॉ मटेरियल्स के मोर्चे पर कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? तेजस मेहता जी को आप क्या राय देंगे? सरकार को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जो लोग के पास ऑर्डर्स है उन लोगों को ऑर्डर्स के आधार पे बैंकों को जो मॉनिटरिंग कुछ चीज के आधार पे जो लोन देते हैं, लेकिन ये ऑर्डर के आधार पे अच्छी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी का जिन लोगों के पास ऑर्डर है, वो ऑर्डर की कॉपी के आधार पे बैंक को बैंकिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इन लोगों को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा प्रोवाइड करना चाहिए। हम देखते हैं उर्वेश शाह, जो ठंडक प्रोजेक्ट से हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के प्रोजेक्ट्स में जब हम कॉस्ट शीट कैलकुलेट करते हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, बीच में 4-6 महीने आराम से निकल जाते हैं, 2 से 4 महीने भी निकल जाते हैं उसमें। और हमारा की रॉ मटेरियल है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जीआई, और सबके प्राइसेस आज की तारीख में बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल, जनवरी 2021 में कॉपर था 590 रुपए और आज है 800 रुपया, यानी 35% का प्राइस रहा इस 4 महीने में। तो वी आर नॉट, हम कुछ कोट ही नहीं कर पाते और ढंग से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं ये इस चीज में इंटरवेन करे और रॉ मटेरियल मेटल प्राइसेस को स्टेबलाइज करवाए, यही हमारी गुजारिश है। नट्टू भाई, कॉपर प्राइसेस में तेजी पर इनका खास करके प्रश्न है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इन्हें कई तरह की मुश्किलें हो रही हैं, आप क्या बताएंगे? सब हम भी कॉपर स्क्रैप करीबन 200 टन पर मंथ इंपोर्ट करते हैं, 40% की प्राइस बढ़ी है, लेकिन कॉपर का एप्लीकेशन ईवी बैटरी, ईवी व्हीकल में काफी होने लगा है चाइना में। तो चाइना इज नेट बायर टुडे फ्रॉम एनीवेयर, चाइना इज बाइंग द कॉपर,
तो उसका प्राइस जो अभी बढ़ गया है उसमें कम होने की संभावना नहीं है टिल कोई बड़ा स्मेल्टर, कॉपर स्मेल्टर प्रोडक्शन चालू करे। तो हमको ये नए प्राइस से ही लेना पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एवोकैब मैन्युफैक्चरिंग से अवंदन लुडा के सुझाव को शामिल करते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर इन्होंने क्या सुझाव भेजा है। ये कह रहे हैं ये माहौल काफी चुनौतीपूर्ण है और साथ साथ डिलेड पेमेंट्स को लेकर काफी चिंतित है। इनका कहना है कि 45 दिन के नियम के बावजूद पेमेंट्स रिलीज नहीं की जा रही हैं, जिससे कारोबार करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। दिनेश जी, इस समय एमएसएमईज को सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे में कम से कम जो उनकी पेमेंट्स हैं वो तो समय से उन्हें मिलनी ही चाहिए। आप अवंदन जी को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के माल सप्लाई किया है, तो आज शायद प्राइवेट कंपनी टाइम पे पेमेंट 45 दिन के जगह शायद 50 या 55 दिन या 60 दिन के अंदर कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो ऐसे कोई जीएसटी की इनकम भी बढ़ रही है, सरकार का इनफ्लो बहुत अच्छा है इनकम ऑफ सोर्सेज का। तो एसएमई सेक्टर के पास जो गवर्नमेंट है एक बिल पास किया है कि भाई कोई भी प्रोडक्शन सरकारी कचेरी को माध्यम से परचेज करना है तो कम से कम 50% लोकल मार्केट से ही परचेज करना है। तो ये सब बिलिंग है और टाइम पे होना चाहिए। मेरा तो मानना ऐसा है कि ऑर्डर के साथ ही पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर का लिक्विडिटी का प्रश्न आपको हल हो जाए। बैंकिंग के उसको रिक्वायरमेंट और बैंकिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहनी चाहिए। जब सरकार कोई भी डिपार्टमेंट एमएसएमई सेक्टर को कोई ऑर्डर प्लेसमेंट करता है उसके साथ ही उसका 50% पेमेंट का करना ही चाहिए, कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम में थोड़ी राहत मिले। नट्टू भाई, आप बताएं, डिलेड पेमेंट्स को लेकर रूल्स के बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा है, किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसे एड्रेस करने के लिए? That is the only solution. They come out with the strict action like 138 for the check, returning check. जिस तरह प्रावधान है उसी तरह यदि कोई कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो उसके लिए पेनल्टी होना चाहिए, और पेनल्टी स्ट्रिक्ट पेनल्टी और बड़ा परसेंटेज में पेनल्टी होना चाहिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम फोकस कर रहे हैं अहमदाबाद पर। अब रुक करते हैं टेक्नोलॉजी प्लास्टोमेक से दीपेश शाह का। तो हमारी सबसे बड़ी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप बैंकों के ऊपर प्रेशर बनाएं, जिनके इनके एम्प्लॉय कोविड में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री की ओर जो इन्होंने जो इनका एसएमई डिवीजन है, लोन डिवीजन है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जिनके प्रोसेस है, प्रपोजल्स हैं जो अटके पड़े हैं, इनको एक्सपीडाइट करा के इनको पैसा मुहैया किया जाए ताकि इनकी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, इनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी चेन है। आज वो उसके पीछे जो मशीनरी वाले हैं, उसके अलावा जो सिविल वर्क वाले हैं, बहुत सारे सप्लायर्स, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें लगती है। सारों का कारोबार अटका पड़ा है और सारी गतिविधि खत्म हो गई है। नट्टू भाई ये चाहते हैं कि बैंकर्स की तरफ से इन्हें इस मुश्किल दौर में सपोर्ट मिले, ये जरूरी भी है। जो यूजेस है दैट इज एट इंडस्ट्री लेवल एंड एट ए ट्रेड लेवल, वो लोगों को पैसा देने में हिचकिचाहट करते हैं, ओपन अप प्रैक्टिकल वे नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं लाते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ता है और उसका सॉल्यूशन आते पहले ही वो वीक हो जाता है। मैं तो ये मीडिया से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उस डायरेक्शन में फाइनेंस मिनिस्ट्री को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। दिनेश जी, आप दीपेश जी को भी और बैंकर्स को भी क्या कहना चाहेंगे? और मेरा चौकस मानना है रिजर्व बैंक कोई भी गाइडलाइन बाहर पाड़ती है बैंक के लिए, उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कमेटी कंटिन्यूटी, उसका मॉनिटरिंग 10 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट रिजर्व बैंक के देना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है वो उसके आधार पे ये बैंक काम कर रही है। अहमदाबाद से इन प्रश्नों और सुझावों के लिए कारोबारियों का शुक्रिया। कोविड के इस मुश्किल दौर में जिन एमएसएमईज ने कुछ हटकर काम किया है, आइए अब उन्हें शामिल करते हैं।
हमारे साथ मौजूद है नवरोज तारापुर एटमॉस पावर से। ये पहले इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई किया करते थे, लेकिन कोविड के दौरान जिस तरह से केवल मेडिकल सेक्टर को ये मुहैया कराना था, इस दौरान नवरोज जी और इनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इन्होंने कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप भी किए हैं। नवरोज जी, आप बता सके कोविड की इस नई वेव में आपने बिजनेस मॉडल में कैसे चेंज किया है? फिलहाल कितने हॉस्पिटल्स को आप ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई कर चुके हैं और कुल मिलाकर कितने हॉस्पिटल से आपको ऑर्डर मिला है? लोग मर रहे थे तो हमने और हमारे पार्टनर VR सिंह जी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमने मिलके ये सोचा कि हम दूसरे सबको ही काम बंद कर दे और हम जल्दी से जल्दी दिन रात हमारी टीम को लगाकर हम ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी खड़े करके हॉस्पिटलों में भेजे, तो जो जान बच सकती है वो हम बचाने की पूरी कोशिश करें। हमने वैसा ही किया। हमारी जो सर्विस इंजीनियर टीम सारे हिंदुस्तान में लगी हुई थी, उस टीम को वापस बुला ली। दिन रात एक करके हमने ऑक्सीजन प्लांट धीरे धीरे खड़े करने के शुरू कर दिए। आज तक में हमने 24 दिन में 12 प्लांट हॉस्पिटलों में चालू कर दिए। ये सब मिला के लगभग 12 प्लांट हमने दे दिए। टोटल ऑर्डर बुकिंग हमारे पास आज दिन तक का 54 प्लांट्स का है। तो ऐसे हम सोच समझ के ऑर्डर लेते हैं कि हमको अभी रॉ मटेरियल की जो मॉलिक्यूलर सीव्स जो यूरोपियन कंट्री से लानी पड़ती है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या में हम जितना माल खरीद सकते इतना ही ऑर्डर लेते हैं। नवरोज जी, कोविड की मार का असर आपकी टीम पर भी देखा गया होगा। ऐसे में आप कामकाज को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? टीम्स को आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हमारा जो स्टाफ है उसको हमें मोटिवेटेड रखना पड़ता है। उनको ये समझाना पड़ता है कि भैया 1-2 घंटे और रुक जाइए। आपके 2 घंटे हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर पूरे देश के लिए है, क्योंकि हम कभी टेंडर्स भर के एक स्टेट के लिए ऑर्डर नहीं बनाते। हम अलग अलग जगह से ही ऑर्डर लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने तक छोटे मोटे प्लांट पहुंचा सकें। तो हम ये स्टाफ को समझाते हैं कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी ताकत शक्ति है उस शक्ति का अपने सब साथ मिलके प्रयास करेंगे तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। नवरोज जी, आपको शुभकामनाएं। नट्टू भाई, नवरोज जी के काम पर आप क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी इनोवेटिव स्टेज। आई नो नवरोज वेरी वेल। हमने भी एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए उससे बात किया था। He has more than 54 order on hand and क्या है कि उसमें जो मॉलिक्यूलर सीव का प्रॉब्लम है, उसका इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम, इट इज कमिंग फ्रॉम यूरोप, अमेरिका एंड इजराइल। जियोलाइट जो मॉलिक्यूलर सीव है जिसमें से ऑक्सीजन का प्योरिफिकेशन सेपरेशन होता है, तो उसके लिए नवरोज के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वर्कफोर्स भी बहुत अच्छा है। सिमिलर वे आई थिंक इट इज नीड ऑफ द डे कि एक भी हॉस्पिटल ऑक्सीजन के प्लांट बिना नहीं चलना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं प्रशांत गांधी जी का, जो सिद्धि इंजीनियर से हैं। ये एल्यूमिनियम प्रिसिशन ड्रॉन ट्यूब्स के कारोबार में हैं। इन्होंने इंडियन स्पेस मिशन के लिए भी ट्यूब सप्लाई किए हैं। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और नई तकनीक पर खास करके फोकस कर रहे हैं। आप हमें बता सकें प्रशांत साहब, कोविड के इस मुश्किल दौर में आपने किस तरह से नए मौके, नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ कदम रखा है और कैसा रिस्पांस मिला है? जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसके करीब 7-8 दिन में हमने 2 चीज सोची थी। एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगले 1 साल या तो ज्यादा टाइम के लिए हमें जो भी प्रोडक्शन निकालना है वो करीब 60% लोगों की एवरेज प्रेजेंस से निकालना पड़ेगा। दूसरा हमने ये सोचा था कि हमें ये सब करने के लिए नए कस्टमर्स ढूंढने होंगे, नई प्रोडक्ट्स बाहर निकालनी पड़ेगी और
हमारा जो व्याप था जियोग्राफिकल, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसी टाइम पे आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट आया वो बहुत मदद में आ गया। साथ साथ में बैंक्स ने जो एडिशनल फाइनेंस कोई भी तकलीफ के बगैर जो दिया वो भी हमें मदद कर गया। नतीजा ये आया कि हमारी एक फर्म जो है जो माइक्रो लेवल की है, वहां पे 90% प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्ट होती है। उसमें साल खत्म होने पे हम लोग हमारा वॉल्यूम थोड़ा सुधार पाए। और हमारी एक दूसरी फर्म है जो स्मॉल कैटेगरी में है, जहां पे प्रोडक्ट्स टोटली डिफरेंट है, उसमें हम लोग 73% वॉल्यूम बढ़ा पाए। और साथ साथ में जियोग्राफिकली हमें जो व्याप बढ़ाना था, वहां पे हम 30 एडिशनल कंट्रीज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर पाए। प्रशांत जी, आप इस दौर में एमएसएमईज को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है सरवाइव करना भी इस माहौल में काफी मुश्किल हो गया है। अगर एसएमईज इंडिविजुअली या तो क्लस्टर लेवल पे या तो एसोसिएशन लेवल पे पूरी इंडस्ट्री साथ में मिलके लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करे और अपना डिजिटल मीडिया प्लान जो है उसको होलिस्टिकली अपनी प्रोडक्ट के संदर्भ में काफी बढ़िया बना दे और ये दोनों चीजों को रेगुलर लेवल पे वॉच करे ताकि वो सस्टेन हो जाए, तो मेरा ये मंतव्य है कि ज्यादातर एसएमईज जो है वो सस्टेन भी कर जाएंगे और अच्छा ग्रोथ भी पालेंगे। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, कठिन परिस्थितियों से होना नहीं हताश, हौसला मजबूत रखना और कदम आगे बढ़ाते रहना। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम एक नए शहर के एमएसएमईज के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल नमस्कार।